हे गाइस, दिस इज भूपेंद्र सिंह एंड वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। और आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा है वो हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा है, और हड़प्पा सभ्यता के बारे में एक एक जानकारी हम लोगों ने डिटेल में पढ़ ली है। ओके, एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में तो हम लोगों ने पढ़ी लिया है इससे पहले। अब हम लोग एनसीईआरटी स्टार्ट कर रहे हैं। एनसीईआरटी स्टार्टिंग हो चुकी है, मतलब 2-3 लेक्चर आपके हो चुके हैं। और एनसीईआरटी में कौन कौन सी बातें महत्वपूर्ण है, जहां पर मैं आपको स्टार लगाऊं उसको नोट डाउन कर लेना। मैं आपको बताऊंगा यहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं। एज इट इज क्वेश्चन एनसीईआरटी से आ जाते हैं, इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है। तो हिस्ट्री, एंशियंट, मिडिएबल, आर्ट एंड कल्चर, वर्ड, मॉडर्न हिस्ट्री, सब कुछ मैंने आपको करवा दी है। ओके, अब बारी आती है एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी में जो बचे कुचे तथ्य होंगे उनको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोगों ने देख लिया कि हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक व्यवस्था किस प्रकार की थी, हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक व्यवस्थाएं किस प्रकार की थी, हड़प्पा सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार की थी, किस प्रकार से प्रशासन वहां पर चलता था। हड़प्पा सभ्यता को नगरीकृत व्यवस्था कहना क्या उचित है, क्या अनुचित है। हड़प्पा सभ्यता का पतन किस प्रकार से हुआ था। हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए बहुत सारे कारक जिम्मेदार हैं, लेकिन बहुत सारे इतिहासकार हैं, वो अपने अपने हिसाब से अपने अपने हिसाब से जो है मत प्रस्तुत करते हैं। जिसमें कि मैंने आपको बताया कि एक मत आपका जो है काफी सटीक है, उसको मान्यता प्रदान की जाती है, वो है क्लाइमेट चेंज। तो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जितने भी आपके क्वेश्चन हैं, मैं कल हाँ टेलीग्राम पे क्वेश्चन मैं आपको सेंड कर दूंगा कि ये क्वेश्चन आपके संभावित हो सकते हैं, या फिर आपके पास 12th क्लास की एनसीईआरटी हो तो उस 12th क्लास की एनसीईआरटी में से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। ओके, चलिए तो आज हम लोग पढ़ेंगे महाजनपद काल। ओके, क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? आज हम लोग पढ़ेंगे महाजनपद काल। महाजनपद काल काफी महत्वपूर्ण है, काफी मजा आएगा आपको इसमें। बौद्ध धर्म, जैन धर्म आएगा, काफी इंटरेस्टिंग है। ठीक है ना? अगर आप 2021 का पेपर सीरियस तरीके से देना चाहते हैं और कॉम्प्रिहेंसिव वे में तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। यहां पर जितने भी टॉप एजुकेटर हैं, सभी टॉप एजुकेटर आपको यहां पर मिलेंगे। उनके सभी कंटेंट को आप एक्सेस कर सकते हैं। ओके, यहां पर आपको एजुकेटर के साथ जो टीचर है उसके साथ आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। एक अलग से डाउट क्लियरिंग सेशन होता है। यहां पर वीकली और मंथली बेस पर मॉक टेस्ट भी होते हैं। आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिल जाएगा, और एक बार, दो बार, तीन बार नहीं, आप कितनी बार भी चाहो उतनी बार आप एक्सेस कर सकते हैं। आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। उसके बाद यूपीएससी सीएससी पे क्लिक करना है, उसके बाद सारे कोर्स आप एक्सेस कर सकते हैं अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं। ये कुछ बातें मेरे बारे में हैं, जो भी बच्चे नहीं जानते हैं तो वो देख सकते हैं। इंडिया के जितने भी टॉप एजुकेटर हैं, इन सभी टॉप एजुकेटर के साथ आप जुड़ सकते हैं एक सिंगल सब्सक्रिप्शन से। ओके, ये सब इंडिया के टॉप एजुकेटर हैं। इतने सारे कोर्सेज हैं, 15,519 कोर्सेज रिकॉर्डेड और लाइव चलते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सुविधा आपको मिलने वाली है। यहां पर 1 साल, 2 साल और 3 साल का कोर्स अवेलेबल है। यहां पर जो कोर्स है, इसमें जो फीस है वो मेरे मेरे विद्यार्थियों के मेरे कोड से आएंगे, है ना, मेरे थ्रू आएंगे, तो उनको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ये है BS लाइव कोड। जब भी आप एडमिशन लें तो इस कोड का यूज करें। इस कोड का यूज करने का मतलब ये है कि डायरेक्टली आप मेरी गाइडेंस में आ जाएंगे। कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किस एजुकेटर से आपको पढ़ना है, ये सभी चीजें मैं आपको बताऊंगा। यहां पर आइकॉनिक भी आपके पास ऑप्शन है, 1 साल, 2 साल और 3 साल का। यहां पर भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। रेफरल कोड में आपको BS लाइव कोड का यूज करना है। यहां पर आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट भी मिलेंगे। ऑप्शनल सब्जेक्ट इतने सारे हैं, आप चाहो तो सिंगल ऑप्शनल सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। इसकी फीस भी आप देख सकते हैं, 1 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल और 3 साल। यहां पर भी आप BS लाइव कोड का यूज करोगे। BS लाइव का मतलब ये मेरे साथ जुड़े हुए बच्चे हैं। ओके, आप सभी लोग जानते हैं, जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, 8 से लेकर 10 बजे का टाइम उनका होता है। पर्सनली मैं ही उनको गाइड करता हूं, कोई असिस्टेंट, कोई मैनेजर फोन नहीं उठाता है। ओके, इस स्पेशल क्लास को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरी। चलिए, तो ये तो सब बातें हो गई हैं। बाकी जो भी ऐसे बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो मैं उनके साथ में हूं, चिंता मत कीजिए, मैं सबके साथ में हूं। ओके, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है और ये मेरा कोड है, ध्यान रखना, ये मेरा कोड है, ये BS लाइव भूपेंद्र सिंह, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। यहां पर आपको सारी की सारी PDF मिल जाएगी। एंशंट, आपको फाइल में जाना है, फाइल में जाकर आपको सारी PDF मिल जाएगी। ओके, तो आप अपनी तैयारी को बेस्ट कर सकते हैं। और यहां पर ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, जो भी अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है, सारी की सारी चीजें आपको यहां पर अवेलेबल हो जाएंगी। हमारा आज का चैप्टर है राजा, किसान, नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं। ये हमारा चैप्टर है। लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक की हम लोग बात करेंगे। एक ब्रॉड एरिया की हम लोग बात करेंगे। ओके, चलिए तो हम लोग बात करते हैं कि क्या हुआ था, क्या था, और किस प्रकार की
अर्थव्यवस्था थी, राजा, किसान और नगर आरंभिक राज्य की हम लोग बात कर रहे हैं, ऋग्वेद। ओके, हम लोग हड़प्पा सभ्यता से ही इसको कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो हड़प्पा सभ्यता के बाद एक एक अलग से एक अवकाश टाइप का आ गया। यानी कि इसके बाद आपको कोई भी उद्योग धंधे, अर्थव्यवस्था या फिर आयात निर्यात, यह आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक लंबा अंतराल लगा था, एक लंबा अंतराल, है ना। और आप ध्यान रखना, इस लंबे अंतराल में, कई हजारों वर्ष के लंबे अंतराल के बाद उपमहाद्वीप में विभिन्न भागों में कई प्रकार के विकास हुए। ओके, ध्यान रखना, हड़प्पा सभ्यता के बाद की हम बात कर रहे हैं, यानी कि उत्तर हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहे हैं। ओके, यही वह काल था जब सिंधु नदी और उसकी उपनदियों के किनारे रहने वाले लोगों द्वारा ऋग्वेद का लेखन किया गया। अब आप ये सोचोगे कि ऐसा हमने सुना है, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन में आर्य लोगों की एक बहुत बड़ी भूमिका है। लोहे का विकास हुआ और लोहे के विकास से तलवार, भाले, बर्छे, इन सब का निर्माण हुआ और इन सब लोगों ने हड़प्पा सभ्यता के लोगों को मार दिया। लेकिन अभी जो भी विद्यार्थी मेरे साथ जुड़े हुए थे, उन सभी को मालूम है इस बात का कि हड़प्पा सभ्यता के पतन में बहुत सारे तथ्य जो है प्रचलित है। हम लोग ये लेकर चल रहे हैं कि उत्तर हड़प्पा सभ्यता में आगे चलकर संस्कृति में चेंज आया है, अर्थव्यवस्था में चेंज आया है, यानी कि नगरीकृत व्यवस्था है वो आपकी अब ग्रामीण अर्थव्यवस्था में चेंज हो गई है। ओके, हम लोग ये बात नहीं लेकर चलेंगे कि आर्य लोगों ने हड़प्पा सभ्यता का पतन किया था। ध्यान रखना, जब सिंधु नदी और उसकी उपनदियां जो हैं, उनके किनारे जो लोग रहने वाले थे, उन्हीं ने ही ऋग्वेद का लेखन किया। उत्तर भारत, दक्कन का पठार और कर्नाटक जैसे उपमहाद्वीप के कई क्षेत्रों में कृषक बस्तियां अस्तित्व में आई। तो आप समझिए इस बात को कि हड़प्पा सभ्यता जो कि एक शहरीकृत व्यवस्था थी, वहां पर एक सुनियोजित शहरीकरण की व्यवस्था विकसित थी, वहां पर जीवन जीने योग्य दशाएं थीं, वहां का समाज काफी विकसित था, खुश था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एकदम से सारी की सारी चीजें ग्रामीण क्षेत्र में, यानी कि कृषक बस्तियों में चेंज हो गई। आप सभी इस बात को जानते हैं ना कि कोई भी आपकी व्यवस्था हो, पहले प्राथमिक क्षेत्र आता है। कोई भी आपका देश हो, चाहे कोई सा भी देश हो, चाहे यूएस हो, चाहे आपका जर्मनी हो, जापान हो, इटली हो, प्राथमिक क्षेत्र, उसके बाद द्वितीयक क्षेत्र, इसके बाद तृतीयक क्षेत्र, है ना। ऐसे आपका विकास होता है क्षैतिज क्रम में। प्राथमिक का मतलब सबसे पहले आपकी कृषि का विकास होगा, उसके बाद उद्योग धंधों का विकास होगा, उसके बाद सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र का मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य और बैंकिंग। ओके, तो ऐसे हमारा प्रोसेस चलता है। लेकिन आप समझिए, हड़प्पा सभ्यता ऐसे ही प्रोसेस से आगे बढ़ी और नगरीकृत व्यवस्था के रूप में सामने आई। फिर ऐसा क्या हुआ, एकदम से रिवर्स गियर डल गया और सीधे हमारा भारतीय समाज जो है कृषि अर्थव्यवस्था में आ गया। ओके, तो ये सब चीजें मैं पहले ही आपसे डिस्कस करके आ चुका हूं। ओके, कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। वापस हम लोग वही चीज डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि अब कृषक बस्तियां वापस अस्तित्व में आ गई और फिर से आपके ऋग्वेद वगैरह लिखना स्टार्ट हुआ। ओके, इतिहास है, इतिहास के बारे में सिर्फ और सिर्फ हम लोग अनुमान लगा सकते हैं और विभिन्न इतिहासकार हैं, वो विभिन्न साक्ष्यों के माध्यम से, चाहे वो साहित्यिक साक्ष्य हो, चाहे वो आपके पुरातात्विक साक्ष्य हो, इन दोनों साक्ष्यों के माध्यम से वो लोग अनुमान लगाते हैं कि ऐसा संभवतः हुआ होगा। ओके, पुरातात्विक साक्ष्य को समझने में काफी जटिलता आती है, लेकिन एक साहित्यिक स्रोत मिल जाए तो साहित्यिक स्रोत से हमें एक स्पष्टीकरण मिलता है कि भाई ये चीजें वाकई में हुई होंगी। लेकिन कभी कभी ये जो साहित्यिक स्रोत है उसमें अतिशोक्ति देखने को मिलती है। अतिशोक्ति का मतलब, जैसे कि मैं राजा हूं, मेरा दरबारी है, वो मेरी प्रशंसा में ही तो काम करेगा ना। ओके, वो मेरी बुराई क्यों करेगा? मैं उसको सैलरी दे रहा हूं तो ऑब्वियसली वो इतिहास लिखेगा तो मेरे ही पक्ष में लिखेगा। ओके, मेरी तारीफ करेगा, मेरा गुणगान करेगा। तो साहित्यिक स्रोत को भी इतिहास का एक आधार मानना कहीं ना कहीं जो है त्रुटियां लेकर आ सकता है। लेकिन जब हम पुरातात्विक साक्ष्यों को और साहित्यिक साक्ष्यों को, दोनों को मिला देते हैं, तो हमारा इतिहास लेखन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। ओके, ये है। ध्यान रखना कि आपकी जो हड़प्पा सभ्यता है वो अब कन्वर्ट हो गई है कृषि व्यवस्था में। साथ ही दक्कन और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चरवाहा बस्तियों के प्रमाण भी मिले हैं। चरागाह, चरागाह बोल सकते, चरावाहा नहीं है, चरागाह बोल सकते। चरागाह का मतलब यह है कि वो लोग जो है कृषि आधारित
व्यवस्था पर डिपेंड थे। वहां पर लोग बाग जो है पशु पालते थे। ओके, पशु का मतलब जैसे गाय पाल लेंगे, आपकी बकरी पाल लेंगे, मतलब जो भी आपके पशु वगैरह होते हैं, पशुपालन और आपकी जो है गाय वगैरह, और कृषि, कृषि और पशुपालन, ये अर्थव्यवस्था के प्रमुख दो आधार बिंदु हो गए। यानी कि फिर से आपके भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो चेंज हो गई। कहां पर? शहर से ग्रामीण क्षेत्र में। ध्यान रखना, ईसा पूर्व पहली शताब्दी के दौरान मध्य और दक्षिण भारत में शवों के अंतिम संस्कार के नए तरीके भी सामने आए, जिनमें महापाषाण के नाम से विख्यात पत्थरों के बड़े बड़े ढांचे मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता में हम लोगों ने शवों के बारे में पढ़ा था ना, कि किस प्रकार से शवों को वहां पर दफनाया जाता था, किस प्रकार से शवों के साथ जो है उनके दास, उनके भेड़ बकरियां या फिर पालतू पशु या फिर कीमती गहने रखे जाते थे। और हड़प्पा सभ्यता के लोग इस बात को समझते थे कि यार मौत के बाद एक जिंदगी है, स्वर्ग जैसी अवधारणा वो मानते थे। वहां पर अग्नि के साक्ष्य नहीं मिले हैं। ओके, यहां पर आप देखो हड़प्पा सभ्यता की जो संस्कृति थी एकदम से चेंज हो गई। शहर से एकदम ग्राम आ गए, गांव आ गए, उद्योग धंधों से डायरेक्ट कृषि प्रचलित हो गई, पशुपालन होना स्टार्ट हो गया। अंतिम संस्कार, ये जो अंतिम संस्कार होते हैं समाज का प्रमुख बिंदु होता है, इनमें भी चेंजेस आना स्टार्ट हो गए। यार एकदम से चेंजेस तो होते नहीं है ना। आप मुझे बताओ कि अभी हिंदू धर्म में अग्नि दाह की प्रथा है। ओके, जब कोई हमारे मर जाते हैं पूर्वज वगैरह, है ना, तो उन्हें हम लोग अग्नि दाह देते हैं। तो एकदम से तो ऐसा होगा नहीं कि हम लोग उनको गाड़ना स्टार्ट कर देंगे, है ना। तो कुछ ना कुछ तो चेंजेस आए होंगे। हो सकता है कि जो ये बस्ती बसी होगी वो कहीं और से आई हो, अफगानिस्तान, ईरान, यूरोप से आई हो, हमारे भारत देश पर आक्रमण किया हो आर्य लोगों के द्वारा। तो ऐसे कुछ ना कुछ अनुमान देखने को मिलते हैं। ओके, तो एकदम चेंजेस आना ये किस बात की ओर संकेत करता है? तो इतिहासकार अनुमान लगाते हैं। एक मैं आपको सिर्फ और सिर्फ जो है पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं, और एक ब्रॉड एरिया आपको मेरे साथ में लेकर चलना पड़ेगा कि चल क्या रहा है। ओके, तभी जाकर काम बन पाएगा। कई स्थानों पर पाया गया कि शवों के साथ विभिन्न प्रकार के लोहे से बने उपकरण और हथियार को दफनाया गया। आप मुझे बताओ, हड़प्पा सभ्यता के लोग हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे से परिचित थे? ऑब्वियसली नहीं थे लोहे से परिचित। अब हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, चलो हम लोगों ने मान लिया कि लोहे से परिचित नहीं थे, लोहे का विकास भी नहीं हुआ था। तो ये लोहे का विकास और लोहे धातु कर्म जो विकसित हुआ था और लोहे का व्यापक इस्तेमाल किया गया हथियार के रूप में, तो कौन था ये जिसने किया था? क्योंकि हम लोगों ने तो बात की थी कि एकदम से हड़प्पा सभ्यता के जो नगर थे, उद्योग धंधे थे, वो एकदम से समाप्त हो गए। जब समाप्त हो गए तो धातु कर्म उद्योग विकसित कैसे हो गया? नए धातु कैसे वहां पर विकास हो चुका था? ओके, तो यही तो एक सबसे बड़ी समस्या है कि जो आपके उत्तर हड़प्पा सभ्यता के जहां साक्ष्य मिले हैं, यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं दक्कन की पठार में, उत्तर भारत के पूर्वी भाग में, वहां पर शवों के साथ जो है हथियार मिले हैं, उपकरण मिले हैं, किसके? लोहे के। अब हड़प्पा सभ्यता के लोग जब कांसे के बर्तन या फिर क्या नाम से कांसे के बर्तन या फिर कुछ बहुमूल्य कीमती जो सामान था वो साथ में रखते थे, और पशु वगैरह जो पालतू होते हैं, जो प्रिय पशु होते हैं, या फिर कभी कभी अपनी बीवी को साथ में लेकर मर जाया करते थे, है ना। यार आप मुझे बताओ, लेकिन इनका सेंस क्या है? हथियार और उपकरण जो है इन लोगों ने साथ में दफनाए। हो सकता है कि इनकी सोच ऐसा हो कि स्वर्ग जाने में हो सकता है कि कुछ संघर्ष का सामना करना पड़े, हाँ। या फिर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इस सभ्यता में, इस समाज में युद्ध काफी प्रचलित होते हों, तो शवों को दफनाया जाता हो तो उनकी जो प्रिय हथियार होते हैं, जो रक्षा उपकरण होते हैं, उनको दफना दिया जाता हो साथ साथ में कि जाओ इसको भी लेके आप चले जाओ, है ना। ऐसी कुछ प्रथाएं होती हैं। तो आगे हम लोग बात करेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, क्यों इन शवों के साथ उपकरण और हथियार जो है दफनाए गए थे। ध्यान रखना, सब कुछ चेंज हो रहा है। हड़प्पा सभ्यता में कुछ और चल रहा था। हड़प्पा सभ्यता नगरीकृत व्यवस्था थी, ये ग्रामीण। हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता में जो था शवों को, उसमें बहुमूल्य कीमती सामान, प्रिय पशु
या फिर हो सकता है कि दासों को दफनाया जाता था और यहां पर हथियारों को यानी कि लोहे के बने उपकरण जो हैं उनको दफनाया जा रहा है। एक लंबी अवधि चल रही है, आप समझिए, एक लंबी अवधि है, एक गैप क्रिएट हुआ था, उसके बाद वापस ये सभ्यता आई। इस ईसा पूर्व छठी शताब्दी से नए परिवर्तनों के प्रमाण मिलते हैं। शायद इनमें सबसे ज्यादा मुखर आरंभिक राज्यों, साम्राज्यों और रजवाड़ों का विकास है। आप ध्यान रखना, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, इसको आप ध्यान रखना कि यहां पर आपका ऋग वैदिक काल जो है, वैदिक काल जो है आपका स्टार्ट हो रहा है। ओके, मैंने आपको बताया था कि पहले ये जो हड़प्पा सभ्यता में उद्योग धंधे काफी विकसित थे। दो वर्गों में आपका समाज बटा हुआ था, एक वर्ग था आपका शासक और एक वर्ग था आपका शासित, ऐसे काम चल रहा था। लेकिन जैसे ही ये व्यवस्था आती है, इसमें समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था सब कुछ चेंज होती है। यहां पर राजा जो होता है वो कबीले का शासक होता है। ओके, स्टार्टिंग में राजा के ऊपर नियंत्रण होता है पुरोहित वर्गों का। सभा और समिति मैंने आपको पढ़ाई थी ना, सभा और समिति, जिस प्रकार से आज के समय में लोकसभा और राज्यसभा होती है, उस समय पर भी सभा और समिति नाम की कुछ परिषद हुआ करती थी। इसके माध्यम से काम चलता था। ओके, तो आप समझिए, हड़प्पा सभ्यता में व्यापारी वर्गों का वर्चस्व था, केंद्रीकरण व्यवस्था थी। लेकिन यहां पर क्या हुआ, राजा वाला कंसेप्ट आ गया। अब धीरे धीरे देख, ध्यान रखना, लोहे का विकास से राजा जो है, अभी राजा कमजोर है, अभी सभा और समिति की चलती है। और सभा समिति में कौन है, सभा और समिति में मंत्री परिषद यानी कि मंत्री शामिल है और यहां पर जनता के प्रतिनिधि शामिल है। ध्यान रखना, तो राजा पर नियंत्रण है। अब राजा धीरे धीरे युद्ध जीतेगा और युद्ध जीतने के बाद एक विस्तार से भूमि का मालिक हो जाएगा, एक बड़ी भूमि का मालिक हो जाएगा। इसके पास एक बहुत बड़ी सेना आ जाएगी, इसके पास बहुत सारे हथियार होंगे। अब मुझे बताओ, राजा की शक्ति बढ़ेगी या फिर घटेगी? राजा की शक्ति बढ़ेगी। अब राजा शक्तिशाली हो चुका है। अब सभा और समिति की बात सुनेगा? ये नहीं सुनेगा ना, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं जब निरंकुश शासक आ जाता है तो ये सभा और समिति, राज्यसभा, लोकसभा या फिर पार्लियामेंट, सब कुछ डिसॉल्व हो जाती है। आपने हिटलर का नाम सुना होगा और हिटलर ने किस प्रकार से काम किया। ओके, तो राजा यहां पर शक्तिशाली हो गया और राजा की यहां पर जो है भूमिका बढ़ गई। अब सभा और समिति धीरे 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 समाप्त होना स्टार्ट हो जाएगी। यही तो उत्तर वैदिक काल में डिफरेंस है। मैंने आपको बताया था कि सभा और समिति की पावर किस प्रकार से उत्तर वैदिक काल में खत्म हो जाती है। ओके, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि लोहे का विकास हुआ और लोहे के विकास से राजा की शक्ति बढ़ी, सेना बढ़ी, हथियार बढ़ी, सभा और समिति खत्म हो गए। ओके, तो धीरे धीरे इस प्रकार से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक चीजों में आपका डिफरेंस देखने को मिलेगा। आप ध्यान रखना, हड़प्पा सभ्यता में ना तो कोई राज्य था, ना तो कोई साम्राज्य था, ना कोई रजवाड़े थे। यहां पर प्रशासनिक क्षेत्र में काफी डिफरेंस देखने को मिल रहा है। धीरे धीरे इन सभी चीजों में डिफरेंस आ जाएगा। ध्यान रखना, इन राजनीतिक प्रक्रियाओं के पीछे कुछ अन्य परिवर्तन थे। इनका पता कृषि उपज को संगठित करने के तरीके से चलता है। इसी के साथ साथ लगभग पूरे उपमहाद्वीप में नए नगरों का उदय हुआ। पहले हड़प्पा सभ्यता, नगरों का विकास पश्चिमी क्षेत्र में सिंधु नदी के पूरब और पश्चिम में, उसकी जो सहायक नदियां हैं सिंधु की, उसके आसपास बसा। मैंने आपको बताया हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ और किस प्रकार से माइग्रेट हुए ये गंगा नदी की ओर, और धीरे धीरे ये कृषि अर्थव्यवस्था में चेंज हुए। और आप सभी लोग जानते हैं कि हाँ, क्योंकि आप सभी इस बात को जानते हैं, आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी कि पहले कृषि, उसके बाद उद्योग धंधे, उसके बाद सेवा क्षेत्र और धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्र जो है वो नगरीकरण की प्रोसेस में आगे बढ़ जाता है। इसी प्रकार से यहां पर हुआ, धीरे धीरे नए नगरों का विकास हुआ। इसी को तो हम लोग बोलते हैं द्वितीय नगरीकरण। द्वितीय नगरीकरण ये था 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के मध्य में। तो प्रथम शहरीकरण क्या था, कहां था, क्या था, बताओ मुझे? वो था हड़प्पा सभ्यता। ओके, इतिहासकार इस प्रकार के विकास का आकलन करने के लिए अभिलेख, ग्रंथ, सिक्के, चित्रों जैसे विभिन्न प्रकार के स्रोतों का अध्ययन करते हैं। मैंने आपसे क्या बोला कि इतिहास को जानने के दो स्रोत होते हैं, एक तो साहित्यिक
और एक होता है आपका पुरातात्विक। तो पुरातात्विक में हम लोग अभिलेख, ग्रंथ, सिक्के और चित्रों का इस्तेमाल करते हैं कि भाई अभिलेख में क्या लिखा हुआ है, राजा के आदेश किस प्रकार के थे। राजा आदेश देगा तो उससे हमें समझ में आएगा कि समाज इस प्रकार का था उस समय का, उस समय पर प्रशासन इस प्रकार से चलता था, उस समय पर अधिकारी इस प्रकार से थे, है ना। तो सारी की सारी हमें जानकारी मिलती है अभिलेख के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से, सिक्कों के माध्यम से और चित्रों के माध्यम से। तो ये आपके पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं और इन्हीं पुरातात्विक साक्ष्यों को आधार बनाते हुए इतिहासकार इतिहास का लेखन करते हैं। ध्यान रखना, जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे यह एक जटिल प्रक्रिया है और आपको यह भी आभास होगा कि इन स्रोतों से विकास की पूरी कहानी नहीं मिल पाती है। यह एनसीईआरटी बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूं। आप जो इतिहास पढ़ रहे हो आज एज इट इज ऐसा ही हो, ऐसा संभवतः सही तो नहीं है ना, है ना। अभी जब से मीडिया, प्रिंट मीडिया, प्रेस, अखबार, न्यूज़पेपर ये सभी आना स्टार्ट हुए हैं तो इसके माध्यम से आप सटीक जानकारी ले सकते हैं। लेकिन अभी भी आप समझते हैं ना कि फेक न्यूज़, है ना, ओके, फेक न्यूज़ भी बहुत ज़्यादा होती है, चलती है। मान लीजिए कि हमारी सभ्यता विलुप्त हो जाए, ओके, कोई फेक न्यूज़ आ जाए किसी न्यूज़पेपर में और बाद में कोई इतिहासकार खनन करे हमारी सभ्यता का और अखबार में कोई न्यूज़ पढ़ेगा, वो फेक न्यूज़ होगी, तो वो तो उसी को आधार मानेगा ना कि भाई साहब इस अखबार में ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन वो बात सत्य नहीं होगी। ओके, और आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं एक ही एग्जाम्पल को अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं, तो अलग अलग दृष्टिकोण का विकास होता है, अलग अलग विचारधाराओं का विकास होता है। तो ऐसे इतिहास लेखन की प्रक्रिया में बहुत सारी जटिलताएं इतिहासकारों को देखने को मिलती है। इसी प्रकार तो बहुत सारे इतिहासकार होते हैं, वो अलग अलग हिसाब से अपना मत देते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करता हूँ, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। अब हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, इसमें बहुत सारे इतिहासकार आए, इन सभी इतिहासकारों ने अपने अपने मत के हिसाब से अपने अपने मत दिए। तो ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी हमेशा हमेशा। ओके, ध्यान रखना, प्रिंसेप और ये जो प्रियदर्शी है इसको हम लोग बात करेंगे। भारतीय अभिलेख विज्ञान में एक उल्लेखनीय प्रगति 1830 के दशक में हुई जब ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जेम्स प्रिंसेप, इसका नाम ध्यान रखना, ये नाम काफी फेवरेट है, ये नाम काफी फेवरेट है और ये कईयों बार क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, ओके, जेम्स प्रिंसेप ने ही जो लिपियां हैं उनको पढ़ा था, खरोष्टी और ब्राह्मी लिपियों का। ओके, ध्यान रखना, इन लिपियों का उपयोग सबसे आरंभिक अभिलेखों और सिक्कों में किया गया, खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि। और खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि को पढ़ने का प्रयास सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने किया था। ये इसको भी ये भी इसे को इसको भी जो है काफी कीड़ा था कनिंगम की तरह, ये भी ऐसे ही हरकतें करता था, है ना। इसने उसको कन्वर्ट किया, इसका ट्रांसलेशन किया। उस समय तो गूगल ट्रांसलेटर था नहीं, लेकिन फिर भी इसने ट्रांसलेट किया और ट्रांसलेट करने के बाद इसने अभिलेख को पढ़ा और अभिलेख के माध्यम से इसने अभिलेख को आधार बनाया और अभिलेख को आधार बनाने के बनाते हुए इसने जो है उस समय की जो प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक क्रिया हैं उन सभी को समझने का प्रयास किया। ओके, जेम्स प्रिंसेप कई बार पूछा गया है, आप देख लेना प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया है जेम्स प्रिंसेप, है ना, ध्यान रखना है इसका नाम, ये काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए। प्रिंसेप को पता चला कि अधिकांश अभिलेखों और सिक्कों पर पियदस्सी यानी कि मनोहर मुखाकृति वाले राजा का नाम लिखा है। पियदस्सी, पियदस्सी के बहुत सारे अर्थ निकल सकते हैं। पियदस्सी का मतलब प्रिय दिखने वाला, प्रिय दिखने वाला। और पियदस्सी का कुछ मतलब यह भी होता है कि भगवानों का जो प्रिय होता है वो आपका पियदस्सी होता है। तो इसने देखा कि अधिकांश जो अभिलेख हैं, अधिकांश जो सिक्के हैं उस पर पियदस्सी लिखा हुआ है। अब पियदस्सी नाम का राजा है कौन है, इसका प्रभाव कितना था और इसकी भूमिका क्या थी प्रशासन में। कुछ अभिलेखों पर राजा का नाम अशोक भी लिखा है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक सर्वाधिक प्रसिद्ध शासकों में से एक था उस समय पर। अशोक नाम सुना है अशोक का। मौर्य साम्राज्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक था अशोक। मौर्य साम्राज्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक था अशोक। ऐसे तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, लेकिन अशोक ने चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य को बहुत आगे बढ़ाया। ओके, ध्यान रखना, अशोक के बाद जितने भी शासक आए वो कमजोर साबित हुए या फिर अशोक की धम्म नीति के परिणाम स्वरूप अशोक का पूरा साम्राज्य समाप्त हो गया था। ओके, ये बात आप ध्यान रखना कि देखो, अगर आप राजा हो, राजा के अंदर सभी गुण होना आवश्यक है ना। राजा अगर बिल्कुल दयालु होगा,
देखो राजा का मतलब आप भी जो है एक राजा बनने वाले हो, आप एक प्रशासक बनने वाले हो, आप भी एक राजा हो। आईएएस ऑफिसर क्या होता है? राजा। आप एथिक्स में पढ़ते हैं ना कि प्रशासक के कौन कौन से गुण होना चाहिए, है ना? तो प्रशासक में सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठता, ये आपने पढ़ी होगी ना? ये सब चीजें एक राजा में भी होना चाहिए। राजा अगर बिल्कुल दयालु होगा तो कोई भी उल्लू बना के चला जाएगा, दो चार आंसू टपकाएगा आपके सामने और आपको उल्लू बनाकर चला जाएगा, है? तो राजा के अंदर दयालुता, सहिष्णुता, समानुभूति, सहानुभूति, पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठता, ईमानदारी, ये सभी चीजें होना बहुत जरूरी हैं। और कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था, इस कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, ये जो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था उसमें चाणक्य था, उसने राजा के लिए आचार संहिता बनाई थी। राजा जो है वो जनता का क्या है? नौकर है, सेवक है। ओके, और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। इस बात को ध्यान में रखते हुए आचार संहिता बनाई थी चाणक्य ने। ओके, ध्यान रखना हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? अशोक की। ठीक है ना? तो आपको समझ में आना चाहिए कि अशोक जो था वो काफी प्रसिद्ध राजा था और अशोक ने अपने साम्राज्य का विस्तार भी काफी किया था और बौद्ध ग्रंथों में अशोक का नाम काफी महत्वपूर्ण है। अशोक ने एक धम्म की नीति का अनुसरण किया था। हालांकि धम्म कोई धर्म नहीं है, धम्म एक आचार संहिता है, किस प्रकार से आपको समाज में रहना है। ओके, ये सब चीजें हैं। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। इस शोधों से आरंभिक भारत के राजनीतिक इतिहास के अध्ययन को नई दिशा मिली। किसके माध्यम से? बौद्ध ग्रंथों के माध्यम से, अभिलेख के माध्यम से। इससे समझ में आया स्पष्ट रूप से कि भाई चल ये रहा था। अभी तक तो पुरातात्विक साक्ष्य हमें मिल रहे थे, हमें मनके मिले, हमें बर्तन मिले, हमें मृदभांड मिले, इन सब के माध्यम से हम लोग अनुमान लगा रहे थे। लेकिन स्पष्ट रूप से साहित्यिक स्रोत के माध्यम से बौद्ध ग्रंथ मिले और बौद्ध ग्रंथों में एक शासक था अशोक, उसका नाम सर्वाधिक प्रसिद्ध था। अशोक के समय पर ही काफी अभिलेख लिखे गए थे। आप देखोगे अशोक का साम्राज्य अफगानिस्तान, ईरान, ऊपर आप जाओगे तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, यहां तक फैला हुआ था। ऊपर से आप नीचे आप जाओगे तो नीचे आपका दक्कन के पठार तक फैला हुआ था। तो हर जगह आपको अभिलेख देखने को मिलेंगे और वहां पर अभिलेख में अशोक की जो धम्म नीति है उसका भी उल्लेख देखने को मिलता है। इस शोध से आरंभिक भारत के राजनीतिक इतिहास के अध्ययन को नई दिशा मिली, क्योंकि भारतीय और यूरोपीय विद्वानों ने उपमहाद्वीप पर शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों की वंशावलियों की पुनर्रचना के लिए विभिन्न भाषाओं में लिखे हुए अभिलेखों और ग्रंथों का उपयोग किया। पहले तो इतिहास लेखन में बड़ी प्रॉब्लम थी। हमें मालूम नहीं था कि यार ये घटना कब की है, ये घटना कब की है। और बहुत सारे विभिन्न इतिहासकार हैं, उन लोगों में बहुत डिफरेंस भी था उनकी सोचों में। लेकिन धीरे धीरे अभिलेख मिले। अभिलेख में तिथि भी दे रखी होती है कि कब का अभिलेख है, ये कब ये राजादेश है वो पारित हुआ है। ग्रंथ होते हैं, उनमें भी एक समयावधि होती है कि यहाँ यहाँ पर इस समय पर ये विकास हुआ था, है ना? तो आप समझिए कि विभिन्न अभिलेख को जोड़ा, उनको उनका कलेक्शन किया, ग्रंथों का कलेक्शन किया। कलेक्शन करने के बाद एक टाइमलाइन फिक्स करी कि भाई पहले ये हुआ था, फिर ये हुआ था, फिर ये हुआ था, फिर ये हुआ था। कहने का मतलब पहले चंद्रगुप्त आया था, उसके बाद बिंबिसार आया था, बिंबिसार के बाद अशोक आया था। इसी प्रकार से जितने भी आपके राजवंश हुए हैं महाजनपद काल में, सारे के सारे राजवंश के बारे में जानकारी प्राप्त हुई इन ग्रंथों के माध्यम से और अभिलेखों के माध्यम से। तो बड़ी सहूलियत जो है वो हमें देखने को मिलती है। आप देखोगे कि इतिहास में सबसे सटीक जानकारी आपको जो है मौर्य काल के बाद ही देखने को मिलेगी। ओके, जब बौद्ध और जैन दर्शनों का विकास होता है। ध्यान रखना, इससे पहले प्राग ऐतिहासिक काल, पुरा पाषाण काल, उसमें तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग अनुमान लगाते हैं, है ना, कि ऐसा हुआ होगा साक्ष्यों के आधार पर। स्पष्ट रूप से इतिहास लेखन का जो विकास है वो हम यहां से देखने को मिलता है। देखो, तो इन सभी इतिहासकारों ने अभिलेख और ग्रंथों का उपयोग किया। परिणाम स्वरूप 20वीं सदी के आरंभिक दशकों तक उपमहाद्वीप के राजनीतिक इतिहास का एक सामान्य चित्र तैयार हो गया। कहने का मतलब हमें एक ओवरव्यू मिल गया कि इस समय पर यह आया था, इस समय पर यह आया था, ये प्रशासनिक व्यवस्था में था, इस प्रकार से आर्थिक क्रियाएं चलती थी, इस प्रकार से राजनीतिक क्रियाएं चलती थी, ये सब कुछ होता था। इस प्रकार की चीजें हमें देखने को मिली कुछ इतिहासकारों के द्वारा। ओके, उसके बाद विद्वानों ने अपना ध्यान राजनीतिक इतिहास के संदर्भों की ओर लगाया। यह छानबीन करने की कोशिश की कि क्या राजनीतिक परिवर्तनों और आर्थिक और सामाजिक विकासों के बीच कोई संबंध था। शीघ्र ही यह आभास हो गया कि इनमें संबंध तो थे, लेकिन संभवतः ये सीधे संबंधित नहीं होंगे। आप सभी लोग जानते हैं यार, देखो यार, देखो एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको दूंगा। अगर आपके पास पैसा है तो समाज में आपकी इज्जत होगी,
समाज में इंसान आपको पूछेगा। समाज में जब जनता आपसे आपको आपकी पूछ करेगी, आपकी इज्जत करेगी। अगर मान लीजिए आप चुनाव में खड़े हो गए, पैसा है, समाज में इज्जत है, समाज आपको क्या है, जितवा देगा। तो राजनीतिक सत्ता के रूप में भी आपका वर्चस्व हो गया। आपने देखा होगा ना, बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास पैसा होता है, पैसे से समाज में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, फिर वो चुनाव लड़ते हैं और चुनाव लड़ने के बाद वो जीत जाते थे। तो आप देख लीजिए, आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति ने किस प्रकार से समाज में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाई और किस प्रकार से उसने राजनीतिक क्षेत्र में उसके वर्चस्व, उसकी जीत को सुनिश्चित किया। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो समाज में आपकी इज्जत भी नहीं होगी। ये सीधी सी बात है। देखो, पैसा सब कुछ नहीं होता है, लेकिन बिना पैसे के होता भी कुछ नहीं है। ये बात तो आपको समझना पड़ेगा और इस बात को आपको स्वीकार करना पड़ेगा, है ना। नैतिकता भी देखो, जैसे अगर कोई संत है, वो होता नहीं है, एक डायलॉग है, भूखे पेट भजन ना होवे। एक संत है, वो भी अगर भूखा होगा तो उसमें भी नैतिकता का विकास नहीं होगा। कोई इंसान बुरा है ना, तो वो इंसान परिस्थितियों के अनुसार बुरा बना है। ओके, उसके पीछे कुछ परिस्थितियां जिम्मेदार हैं, जिसके जिसके कारण जो है वो बुरा बना हुआ है। एक इंसान है, उसको आप एक स्लम एरिया में रख दो। दो बच्चे हैं जो कि डबल रोल हैं, है ना। एक को स्लम एरिया में रख दो और एक बच्चे को आप जो है एक मंदिर में आप रख दो, जैसे कि मान लीजिए वो प्रयाग में चला गया। तो दोनों की नैतिकता में जमीन आसमान का अंतर होगा। ये स्लम एरिया में जो लड़का पड़ा बड़ा हुआ है, इसको रोटी के लिए भी, रोटी कपड़े मकान के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा। और अब इस संघर्ष के लिए इसको जो है चोरी भी करना पड़ेगा, चोरी करेगा, डकैती करेगा, है ना। तो ध्यान रखना, कोई भी इंसान जो है गलत नहीं होता है। सभी इंसान अपनी परिस्थिति के अनुसार चेंज हो जाते हैं, है ना। तो देखो, अभी आपके पास टाइम है। अभी चाहो तो आप अपने समय को परिवर्तित कर सकते हो। जिस स्थिति में हो उससे आप उभर सकते हो शिक्षा के माध्यम से। शिक्षा के अलावा और कोई हथियार नहीं है कि आप, देखो, शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि डिग्री आपने इकट्ठी कर ली है। शिक्षा का मतलब ये है काबिल बनना। काबिल आप बन जाओगे तो ऑब्वियसली आपकी स्थिति ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। ध्यान रखना इस बात को ध्यान रखना है आपको। तो ध्यान रखना, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, सब कुछ फिर भी पैसा होता है। पैसे से ही, देखो, आप एक सफल इंसान हो। अगर सफल इंसान हो तो आपकी आवाज को हर कोई सुनेगा, आपकी बातें जो है वो लिखी जाएंगी कि भाई साहब इसने ये लिखा है। अगर आप असफल इंसान हो, अगर आप सही बात भी करोगे तो भी आपको कोई सुनेगा नहीं। दुनिया जो है रिजल्ट मांगती है। रिजल्ट क्या है? अंतिम रूप से रिजल्ट आपका अच्छा आया है, आपने खूब दारू पी हो, आपने खूब लड़कीबाजी की हो, आपने खूब जो है आपने ऐश किए हो, कोई मतलब नहीं, फर्क नहीं पड़ता उससे। ओके, अगर आपका रिजल्ट निगेटिव आया है, आपने 12-12 घंटे तैयारी की है, 16-16 घंटे तैयारी की है, फिर भी समाज आपसे क्या बोलेगा? अरे, दिल्ली में रहता है ना, ऐसे ही घूमता होगा, लड़कियों के साथ लड़कों के साथ घूमती होगी, या फिर क्या नाम से दारू वारू पीता होगा, ऐश किए हैं। समाज देखता नहीं है, समाज रिजल्ट देखता है। तो देखो, दुनिया में सब कुछ काम करो, मैं तो ये बोलता हूँ सब कुछ काम करना चाहिए दुनिया में, लेकिन हमारी जो प्रायोरिटी है, हमारी जो प्राथमिकता है, वो है हमारा काम। वो काम रुकना नहीं चाहिए, है ना। आपके सारे पाप धुल जाएंगे अगर आपका परिणाम पॉजिटिव आता है। कोई आपसे नहीं पूछेगा कि आपने क्या किया लाइफ में। कोई आपसे नहीं पूछेगा आपने दारू पी कि आपने क्या किया, घूमे फिरे। सब लोग परिणाम देखते हैं आपके। आप चुंबक बन जाओ यार, है ना। अभी आप चुंबक नहीं हो, चुंबक मैग्नेट बन जाओ, सभी लोग आकर्षित होंगे आपके आसपास। हम लोग वापस अपने मुद्दे पर आते हैं। ऐसी बात मैं बहुत सारी कर सकता हूं, लेकिन कोई सेंस निकलता नहीं है। सेंस, देखो, सेंस तो निकलता है, आपको हकीकत बताता हूं जिंदगी के बारे में कि क्या जिंदगी है। तो आप समझिए, हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो आपके इतिहासकार हैं वो इस बात को समझने का प्रयास कर रहे थे कि वाकई में जो सामाजिक, आर्थिक और ये राजनीतिक चीज़ें हैं, इन तीनों में कोई संबंध होता है या फिर नहीं होता है। मैंने संबंध आपको बताया। अगर किसी के पास पैसा होता है तो उसकी समाज में इज्जत होती है, समाज में इज्जत होती है तो उसकी राजनीतिक रूप में प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। अब महिलाएं हैं, ओके, आप ध्यान रखो, महिलाएं आर्थिक रूप से जब पति, पुत्र और अपने बेटे पर डिपेंड होती हैं, आर्थिक रूप से कमजोर है, डिपेंडेंसी है, तो आप मुझे बताओ, प्रशासन में उनकी भूमिका होगी? निर्णय निर्माण में उनकी भूमिका होगी? नहीं होगी। हाँ, समाज में उनकी इज्जत होगी? समाज में तो उनका वस्तुकरण कर दिया गया है कि ये उसकी बहन है, उसकी बीवी है, उसकी पत्नी है ना। जैसा पति कहेगा, जैसा बेटा कहेगा, जैसा 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 आपका पिता कहेगा, वैसा आप करना पड़ेगा आपको। तो ये सब चीजें महिलाओं के साथ, महिलाओं से जोड़कर आप देख सकते हैं। देखो, ये एक कथन, इस कथन के ऊपर आपका ऐसे भी बन सकता है। तो आपको
विभिन्न डायमेंशन है ना, वो आपको डालना पड़ेगा। महिलाओं को आप डाल दो इसमें, गरीबों को आप डाल दो इसमें। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी सोच का कितना विकास हो चुका है। बाकी किताब पढ़ने से यूपीएससी कभी क्वालिफाई नहीं होगा, ध्यान रखना। एक सोच का विकास होना बहुत जरूरी है। सोच का विकास नहीं हुआ है तो यूपीएससी का ना तो आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाओगे, चलो प्रीलिम्स आप क्वालिफाई कर भी लोगे, मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, कभी कभी इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स नहीं लेके आ पाओगे। ध्यान रखना। अभिलेख, पुरातात्विक साक्ष्यों में अभिलेख एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, क्योंकि अभिलेख के माध्यम से हमें स्पष्ट रूप से जानकारी मिलती है कि उस समय पर हुआ क्या था। और आप सभी लोग जानते हैं अशोका के समय पर बहुत सारे अभिलेख का विकास हो चुका था उस समय पर। ओके, ध्यान रखना। अभिलेख किसे बोलते हैं? मैंने आपको एंशियंट हिस्ट्री में अभिलेख मौर्य साम्राज्य में बहुत सारे पढ़ाए हैं। ध्यान रखना, अभिलेख क्या होते हैं? अभिलेख, अब जिनको पता नहीं है देख लेना। अभिलेख पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर खुदे होते हैं। अभिलेख में उन लोगों की उपलब्धियां, क्रियाकलाप या फिर विचार लिखे जाते हैं जो उन्हें बनवाते हैं। इनमें राजाओं की क्रियाकलाप, महिलाओं और पुरुषों के द्वारा धार्मिक संस्थाओं को दिए गए ध्यान का ब्यौरा होता है। जैसे मैं हूं, मैं राजा हूं, ओके, तो मैं राजा हूं तो मेरा अभिलेख लिखा जाएगा, और उस अभिलेख में मैं कोई आदेश दे सकता हूं कि यहां की जनता को जो है बौद्ध धर्म का पालन करना है, जैसे कि अशोक ने कहा था। मैं तो जस्ट आपको बता रहा हूं, कोई बाध्यकारी नहीं था ये, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ समझा रहा हूं। या फिर अभिलेख में हो सकता है कि मैं अपनी अपनी अपने जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में बताऊं कि मैंने यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई किया है, स्टेट पीसीएस का एग्जाम क्वालिफाई किया है, एसएससी का एग्जाम क्वालिफाई किया है, जैसे कि मैं एक लिस्ट आपको बताऊं। इससे राजाओं की प्रतिष्ठा के बारे में जानकारी मिलती है। ओके, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा जो आपकी महिला और पुरुष होते हैं, है ना, कितना दान दिया गया था उन लोगों को, है ना, कुल मिलाकर अभिलेखों के बारे में जानकारी मिलती है कि उस राजा के समय पर समाज किस प्रकार का था, उस राजा के समय पर दान धर्म किस प्रकार का था। ओके, अगर मान लीजिए अगर वो दान धर्म दे रहा है तो इसका मतलब काफी सहिष्णु राजा था। ओके, उसने अपनी उपलब्धियों के बारे में बता दिया कि भाई मैं ये युद्ध जीता, ये युद्ध जीता, ये युद्ध जीता, कोई भी युद्ध में हारा ही नहीं मैं। तो इससे समझ में आता है कि भाई वो एक प्रतापी राजा होगा। ओके, अगर उसने धार्मिक क्षेत्र में काफी काम किए होंगे, जैसे कि बौद्ध धर्म के संतों को उसने काफी दान दिया होगा, तो हम समझ सकते हैं कि भाई वो जो आपका राजा था वो काफी दानी राजा था। तो अभिलेख एक ऐसा माध्यम होते हैं जिसके माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं कि भाई साहब क्या चल रहा था। यानी अभिलेख एक प्रकार के स्थायी प्रमाण होते हैं। कई अभिलेखों में इनके निर्माण की तिथि भी खुदी होती है। जिन पर तिथि नहीं मिलती उनका काल निर्धारण आमतौर पर पुरालिपि अथवा लेखन शैली के आधार पर काफी सुस्पष्टता से किया जा सकता है। उदाहरण के लिए लगभग 250 ईसा पूर्व से पूर्व में अक्षर अ और अ प्र इस प्रकार से लिखा जाता था, अर्थात 500 ईसा पूर्व में यह भ इस प्रकार लिखा जाता था। तो देखो ऐसा है, कभी कभी अभिलेख में कुछ तारीखें मिलती हैं। हम्म जैसे आपने सुना होगा कि शक संवत, विक्रम संवत, है ना, तो उस समय पर तो ये कैलेंडर था नहीं, तो इसके हिसाब से वो लिखें। तो शक संवत और विक्रम संवत की शुरुआत कब से हुई थी उसके हिसाब से हम लोग अनुमान लगा लेते हैं, घटा के और जोड़ के। ओके, तो ध्यान रखना, कभी कभी अभिलेख ऐसे होते हैं जिनमें तिथियां होती हैं, और जिनमें तिथियां नहीं होती हैं उनमें इतिहासकार एक ऐसी विधि का यूज करते हैं जिसके माध्यम से समझ में आता है कि भाई उस समय पर इस प्रकार के शब्दों का यूज होता था, तो ये उस समय का अभिलेख है। ओके, तो अभिलेख से हमें एक व्यापक जानकारी मिलती है किसके बारे में? अपने इतिहास के बारे में, कि हमारा इतिहास किस प्रकार का रहा है। प्राचीनतम अभिलेख प्राकृत भाषाओं में लिखे जाते थे। प्राकृत उन भाषाओं को कहा जाता है जो जनसामान्य की भाषाएं होती हैं। इस अध्याय में अजात शत्रु और अशोक जैसे शासकों के नाम प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, क्योंकि ये नाम प्राकृत अभिलेखों से प्राप्त होते हैं। अच्छा, आप मुझे बताओ कि वैदिक काल में सबसे प्रमुख लैंग्वेज थी वो कौन सी थी? प्राकृत भाषा, पाली भाषा, हिंदी भाषा, कौन सी थी? तो आप सभी लोग जानते हैं संस्कृत भाषा। और संस्कृत भाषा जो थी वो सिर्फ और सिर्फ कुलीन वर्गों के लिए थी, यानी कि उसे महिलाएं, शूद्र और जो गरीब लोग थे वो पढ़ नहीं सकते थे, यानी कि रख नहीं सकते थे। ओके, और प्राकृत भाषा शूद्रों के लिए, महिलाओं के लिए, सबके लिए थी। तो ध्यान रखना, तो प्राकृत भाषा जो थी वो आम जनता की भाषा थी। अब आम जनता को कोई राजकीय आदेश समझाना है तो संस्कृत में समझाएंगे तो उन्हें समझ में नहीं आएगा ना, उनको उनकी लैंग्वेज में समझाना पड़ेगा। तो जितने भी आपके अभिलेख लिखे जाते थे
वो जन सामान्य को समझ में आए, इसको ध्यान में रखते हुए वो अभिलेख लिखवाते थे। तो उस समय पर आम जनता की जो भाषा थी वो कौन सी थी? वो प्राकृत भाषा थी। तो प्राकृत भाषा में आपको मैक्सिमम आपको अभिलेख देखने को मिलेंगे। ध्यान रखना, अजात शत्रु और आपके अशोक, उस समय पर, अशोक के समय पर तो बहुत सारे आपके जो है वो मिले हैं अभिलेख, और अभिलेख अशोक के समय पर जो मिले हैं ना, वो खरोष्टी, ब्राह्मी, प्राकृत, पाली, हर एक लैंग्वेज में मिले हैं, है ना। क्योंकि अशोक का जो शासन था ना, वो एक बहुत ब्रॉड एरिया में फैला हुआ था। तो हर एक क्षेत्र में लैंग्वेज अलग अलग होती है। तो जिस क्षेत्र में जिस प्रकार की लैंग्वेज प्रचलित थी, उसने उस प्रकार की लैंग्वेज में अभिलेख छपा है, जिससे कि जन सामान्य को समझ में आए कि अशोक के उद्देश्य क्या है। ओके, चलिए आगे हम लोग देखते हैं, और भी कुछ बातें हैं। आपको यहां तमिल, पाली, संस्कृत जैसी भाषाओं के शब्द भी मिलेंगे, क्योंकि इन भाषाओं में भी अभिलेख मिलते हैं। यह संभवतः है कि लोग अन्य भाषा भी बोलते थे, लेकिन इनका उपयोग लेखन कार्य में नहीं किया जाता था। ओके, ध्यान रखना, लेखन कार्य होगा वो किस में होगा? लेखन कार्य या तो आपका पाली में होगा, या फिर आपका संस्कृत में होगा। यानी कि लेखन कार्य में इसका काम नहीं होता था। जन सामान्य की ये भाषा थी। जैसे कि आप जाओ, हरियाणवी, हरियाणवी कोई भाषा थोड़ी, मतलब भाषा मतलब बोली है ये तो। ओके, तो हरियाणवी में कोई अगर जारी होता है कोई आदेश वगैरह, तो इसका मतलब ये होता है कि आम जनता को समझाना चाहते हैं, है ना। लेकिन हरियाणवी कोई लिपि थोड़ी है, राजस्थानी कोई लिपि थोड़ी है, मारवाड़ी कोई लिपि थोड़ी है जिसका व्यापक रूप से इस्तेमाल करते हो सरकारी कार्यालय में। ऐसा तो नहीं है ना। कुछ 22 लैंग्वेज हैं, इन 22 लैंग्वेजों को संवैधानिक लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। ओके, तो ये बात ध्यान रखना है। जनपद का अर्थ एक ऐसा भूखंड है जहां कोई जन, यानी कि लोग, कुल या जनजाति अपना पांव रखता है अथवा बस जाता है। इस शब्द का प्रयोग प्राकृत और संस्कृत दोनों शब्दों में देखने को मिलता है। अब ध्यान रखना, आपका जनपद स्टार्ट हो चुका है। जनपद आपने सुना होगा ना, जनपद पंचायत है। तो जनपद पंचायत जो ये शब्दावली निकली है ना, ये शब्दावली अभी की नहीं है, ये शब्दावली बहुत पुरानी है। ये मौर्य साम्राज्य, यानी कि आज से लगभग 2000 साल पुरानी ये लैंग्वेज है। ओके, 2000 साल पहले भी हम लोग जनपद बोलते थे, ध्यान रखना। ओके, तो जनपद एक ऐसा भूखंड होता है जहां पर लोग रहते हैं, स्थायी रूप से रहते हैं, कृषि करते हैं, पशुपालन करते हैं। और संस्कृत और पाली दोनों भाषाओं में इसका जो अर्थ है वो सेम ही है। अब हम लोग बात करते हैं प्रारंभिक, एक ओवरव्यू हम लोगों ने देख लिया है किस प्रकार से था। अब हम लोग बात करते हैं प्रारंभिक राज्य के बारे में। सबसे पहले हम लोग 16 जनपद के बारे में बात करेंगे। आप ध्यान रखो, इस मैप में आपको बता रहा हूं मैं 16 जनपद के बारे में। देखो, कुछ देख लो, शायद आपको दिख जाए। दिख रहा है आपको? अवंती, मत्स्य, ये देखो आप यहां पर, दिख रहा है यहां पर अश्मक, उज्जैनी, अवंती, चैदी, वत्स, ये जो बोल्ड अक्षरों में लिखे हुए हैं ना, ध्यान रखना, वो आपके जनपद हैं। बाकी इनकी राजधानी है ये, है ना। ध्यान रखना, मगध की राजधानी क्या है? राजगिरी, ध्यान रखना। ओके, तो हम लोग बोल्ड बोल्ड अक्षरों पर ध्यान रखेंगे। अंग, वंग, मगध, मल्ल, है ना। और मल्ल राजधानी में ही बौद्ध जो महावीर जो गौतम बुद्ध थे उनकी मृत्यु हुई थी। ओके, मल्ल की जो राजधानी थी कुशीनगर, कुशीनगर में ही इनकी, और ये अभी जो है पूर्वी जो आपका उत्तर प्रदेश है उसमें पाई जाती है। इसी प्रकार से पांचाल, कुरु, है ना। ये सब चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है। हम लोग अब इन्हीं जो है बात करेंगे, इन्हीं की बात करेंगे हम लोग। 16 जनपद की बात करेंगे। गांधार, कंबोज, है ना, ध्यान रखना, तक्षशिला, पुष्प कलावती, ध्यान रखना, सूरसेन, मथुरा, उज्जैनी, कौशाम्बी, ये शब्द आपके बार बार यूज होंगे। इस मैप को याद करना बहुत जरूरी है। ये आपकी अरब सागर की, ये आपका अरब सागर है, और ये आपकी जो है बंगाल की खाड़ी है। ओके, ध्यान रखना। ये जो आपके आरंभिक भारतीय इतिहास में छठी शताब्दी, हम लोग छठी शताब्दी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? छठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं। अब ये तो आपको समझ में आता है ना, ईसा पूर्व क्या होता है ना, ईसवी क्या होता है। ओके, तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है। अब क्यों माना जाता है? इस काल को प्राय आरंभिक राज्यों, नगरों, लोहे के बढ़ते प्रयोगों, सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा जा सकता है। कहने का मतलब
ये जो आपका छठी शताब्दी ईसा पूर्व, इस समय पर आपके जो नगरीकरण की प्रक्रिया थी वो काफ़ी तेज चल रही थी। उससे पहले जो व्यवस्थाएं थी वो कैसी थी? ग्रामीण व्यवस्थाएं थी। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में आपके उद्योग धंधों का विकास काफ़ी हो चुका था। सभी जो 16 महाजनपद है, ये सभी आपस में आयात निर्यात करते थे। जरूरी वस्तुएं अपने देश में मंगाते थे और आवश्यकता से अधिक वस्तुएं हैं वो दूसरे देश में भेजते थे। ऐसी प्रक्रियाएं वहां पर चलती थी। इसी प्रकार से लोहे का उपयोग बढ़ता गया। ओके, अब आप सभी लोग जानते हैं, मैंने आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में भी पढ़ाया है कि लोहा जहां मिलेगा वहां औद्योगिक क्रांति होगी ही होगी। ऐसा किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने कहा था। ओके, तो यहां भी लोहा मिला। अब लोहा मिला तो औद्योगिकरण होना ही होना है। लेकिन ध्यान रखना, औद्योगिक क्रांति में लोहा और कोयला एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, और लोहा कोयला हमारे पास भी था। लेकिन आप पूछोगे सर हमारे देश में औद्योगिकरण क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उस समय पर ब्रिटिशर्स आ चुके थे और ब्रिटिशर्स ने कच्चे माल के रूप में ले गए यूरोप में, तो हमारा भारत देश उपनिवेश था, तो हमारा औद्योगिकरण नहीं हो पाया। ध्यान रखना, बहुत सारी चीज़ें जो है एक दूसरे से टकराती हैं, आप ये मत सोचना। तो लोहे का उस समय पर उपयोग बढ़ता गया। लोहे के उपयोग से मशीनों का निर्माण हुआ, उद्योग धंधों का विकास हुआ, सिक्कों के माध्यम से विनिमय जो था वो आसान हुआ। ओके, चीज़ों का आदान प्रदान हुआ, व्यापार वाणिज्य बढ़ा, प्रति व्यक्ति आय बढ़ी। तो उस समय पर आर्थिक समृद्धि बढ़ी। उस समय पर हमारी जो भारत भूमि थी उसको सोने की चिड़िया कहा जाता था। ध्यान रखना, इसी काल में बौद्ध और जैन सहित विभिन्न दार्शनिकों और विचारधाराओं का विकास हुआ। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के विकास का काल क्या है? क्या है आप मुझे बताओ? यही तो है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व। है या फिर नहीं है ना? ध्यान रखना, आगे देखते हैं हम लोग। बौद्ध और जैन धर्म के आरंभिक अत्याचार में के आरंभिक ग्रंथों में महाजनपद नाम से 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है। ओके, ध्यान रखना, स्पष्ट रूप से हमें जानकारी मिलती है 16 जनपदों के बारे में, बौद्ध और जैन धर्म के बारे में, जैन और धर्म के साहित्य के स्रोत से। मैंने आपको कहा था कि साहित्यिक स्रोत के माध्यम से हमें स्पष्ट रूप से जानकारी मिलेगी कि किस समय पर कौन सा राजा आया, कौन से राजा ने कौन से कार्य किए, है ना, क्या किया क्या नहीं किया, स्पष्ट रूप से हमें जानकारी मिलेगी लिखित रूप से। तो ये 16 जनपदों का जो इतिहास है, यहां से हमें स्पष्ट रूप से जानकारी मिलती है समाज के बारे में, राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में, सब चीज के बारे में। यद्यपि महाजनपद के नाम की सूची इन ग्रंथों में एक समान नहीं है, कुछ लोग आगे पीछे जो है करते रहते हैं, लेकिन वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार, अवंती जैसे नाम प्राय मिलते हैं। चाहे वो बौद्ध ग्रंथ हो चाहे वो जैन ग्रंथ हो, दोनों में आपको जो है इस प्रकार के नाम देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार और अवंती। और मैंने आपको मैप में भी दिखाया था कि ये जो राज्य हैं भारत में कहां कहां पर फैले हुए हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि उक्त महाजनपद सबसे महत्वपूर्ण महाजनपदों में गिने जाते होंगे। ओके, ये सब चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। वैसे छोटे मोटे जनपद भी होंगे आपके, लेकिन छोटे मोटे जनपद की गिनती नहीं होती है। ग्रामीण क्षेत्र भी होंगे आपके, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की गिनती नहीं होती है। जो आपके मैन मैन जनपद थे, है ना, 16 थे। वैसे 16 में से मैं आपको कुछ ही जनपद की नाम बता रहा हूं: मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार, अवंती। ओके, इनके नाम काफी प्रचलित थे और इनकी प्रभावशीलता पूरे भारत देश में काफी ज्यादा थी। फिर से आप देख लो जो मैं आपको बता रहा हूं, फिर से आप देख लो, ये हैं आपके आरंभिक राज्य और उनकी राजधानियां। ये फिर से आप देख लो: मत्स्य, अवंती, चेदी, वत्स, काशी, कौशल, मल्ल, मगध, अंग, है ना। ये सब चीजें फिर से आप देख लो। ये मत बोलना कि सर आपने बताया नहीं, ये चीजें बार बार यूज होंगी। अधिकांश महाजनपद पर राजा का शासन होता था, लेकिन गण और संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों का समूह शासन करता था। ध्यान रखना, क्या? अगर हम लोग देखो जनपद, एक बात ध्यान रखना, जन से मिलकर जनपद से मिलकर जो है जनपद, जन से मिलकर जनपद बना, विभिन्न सारे जो है जन मिले, इससे जनपद बना, और विभिन्न जनपदों के माध्यम से आपका महाजनपद मिला। ओके,
महाजनपद मिला बना, और ये महाजनपद जो है इसका कौन प्रशासक है, वो है राजा। तो राजा का कंसेप्ट यहां से आता है। लेकिन ध्यान रखना, लेकिन गण और संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों का समूह था। अब देखो संघ बोला गया है यहां पर, संघ है, संघ का मतलब अनेक आपके जो है राजा, इन लोगों ने है संघ बना लिया। अब यहां पर बहुत सारे जो है लोग शासन करेंगे मिलकर, किसी एक राजा की वहां पर नहीं चलेगी। ओके, ये ध्यान रखना। आज भी तो हम लोग भी तो आज क्या है, संघी तो है ना। विभिन्न राज्य हैं हमारे भारत देश में, और विभिन्न राज्यों के होते हुए भी तो हम लोग क्या हैं, एक संघी तो हैं। ध्यान रखना, इस समूह का प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। संघ, संघ में कई राज्य के लोग जो हैं उनका समूह था, वो शासन करता था। इस समूह का प्रत्येक व्यक्ति जो है राजा कहलाता था। भगवान महावीर और भगवान बुद्ध इन्हीं गणों से संबंधित थे। अब आप मुझे ये बताओगे कि महावीर जैन और ये आपके भगवान बुद्ध हैं, वो किस गणराज्य से संबंधित है? कमेंट बॉक्स में फटाफट बताओ। और यहां पर आपको पीडीएफ मिलेगी BS लाइव भूपेंद्र सिंह पे, तो यहां से आप पीडीएफ जो है आप ले सकते हैं। और 12th क्लास की एनसीईआरटी पार्ट फर्स्ट चल रही है, उसको आप अध्ययन कर सकते हैं। वापस आपको पढ़ना भी है, ऐसा नहीं कि मैंने आपको पढ़ा दिया और उसी पे ही आप ध्यान दो। घर पे पढ़ना बहुत जरूरी है, घर पे नहीं पढ़ोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ओके, घर पे नहीं पढ़ोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ध्यान रखना, घर पे पढ़ना बहुत जरूरी है। चलिए, तो आगे हम लोग कुछ और भी बात करते हैं। हाँ, ये है, तो एक मिनट रुको। हाँ, अब वज्जी संघ की ही भांति कुछ राज्यों में भूमि सहित, वज्जी संघ की भांति ही कुछ राज्यों में भूमि सहित अनेक आर्थिक स्रोतों पर राजागण सामूहिक नियंत्रण करते थे। सामूहिक नियंत्रण रखते थे। यद्यपि स्रोतों के अभाव में इन राज्यों के इतिहास पूरी तरह लिखे नहीं जा सकते, लेकिन ऐसे कई राज्य लगभग 1000 साल तक बने रहे। ओके, तो क्या बोल रहे हैं, वज्जी संघ की ही भांति कुछ राज्यों में भूमि सहित अनेक आर्थिक स्रोतों पर राजागण सामूहिक, सामूहिक का मतलब यह है किसी एक राजा का यहां पर नियंत्रण नहीं होगा, यानी कि सामूहिक नियंत्रण होगा। ओके, ध्यान रखना, इसमें क्या होगा, इस समय पर अगर संघ होगा तो संघ में समन्वय बना रहेगा और कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे आपस में। तो काफी अच्छी व्यवस्थाएं थी कि सभी लोगों ने संघ बना लिया था। आज के समय पर भी तो हमारा भारत देश है वो एक संघ है ना। कभी कभी छोटे मोटे विवाद होते रहते हैं, लेकिन फिर भी संघ होना बहुत जरूरी है, जिससे कि एकता और अखंडता सुनिश्चित हो सके। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं मौर्य साम्राज्य के बाद किस प्रकार से सामंती व्यवस्था का उदय हुआ, और ये सामंती व्यवस्था जो है चोल काल में स्पष्ट रूप से सामने आई थी। और इसी सामंती व्यवस्था ने सभी राजाओं को आपस में लड़ाया। हमारे भारत के जो राजा थे आपस में लड़ते रहे। ओके, लड़ते रहे, विदेशी आक्रमणकारी आए, निपटा कर चले गए। इसी प्रकार से अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने हमें निपटा दिया। प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी, ये तो मैंने आपको बताया था। ओके, जिसे प्राय किले से घेरा होता था। किलेबंद राजधानी के रखरखाव और प्रारंभिक सेनाओं और नौकरशाहियों के लिए भारी आर्थिक स्रोतों की आवश्यकता होती थी। आप सभी लोग जानते हैं ना यार कि देखो आपकी भी राजधानी है। भारत की राजधानी क्या है? भारत की राजधानी क्या है?
सभी को पता है ना। हाँ, भारत की राजधानी भोपाल है ना। क्यों? किसी कोई ऐसा इंसान है जो भारत की राजधानी जानता नहीं हो? क्या है भारत की राजधानी? भोपाल। हाँ, या फिर लखनऊ, या फिर पटना, या फिर दिल्ली। तो सभी लोग जानते हैं ना। ऐसा कोई इंसान तो नहीं है जो भारत की राजधानी नहीं जानता हो। तो आप सभी लोग जानते हैं राजधानी काफी महत्वपूर्ण होती है। राजधानी में सेंट्रल सेक्रेटरीट, संसद वगैरह ये सब चीजें होती हैं। अब यहीं पर तो, यहीं से तो पूरे भारत का शासन चलता है, यहीं से तो नीति के निर्माण की प्रक्रिया चलती है। तो ऑब्वियसली इसके रखरखाव में, कर्मचारियों में वैसे भी बहुत ज्यादा खर्चा होता होगा। लगभग छठी शताब्दी ईसा पूर्व से संस्कृत में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना शुरू की। इनमें शासक सहित अन्य के लिए नियम का निर्धारण किया गया। क्या मैंने कहा आपसे? ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र, ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक एक पुस्तिका लिखी, और इस पुस्तिका के माध्यम से राजा के कर्तव्य या फिर राजा की जो आचार संहिता है, इसको स्पष्ट रूप से बनाया गया। ओके। और यह अपेक्षा की जाती थी कि शासक क्षत्रिय वर्ण से ही होंगे। शासक जो होंगे क्षत्रिय वर्ण से ही होंगे। शासक जो होंगे क्षत्रिय वर्ण से ही। अब आप ध्यान रखना, उस समय पर जब वैदिक काल था तब स्पष्ट रूप से कोई यह निकलकर सामने नहीं आया था कि शासक क्षत्रिय वर्ग के होंगे। शासक जिसमें काबिलियत है वो शासक बन जाएगा, है ना। इसके लिए क्षत्रिय वर्ण से होना आवश्यक नहीं था, लेकिन धीरे धीरे ब्राह्मणों ने अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहा। देखो हम लोग, मैं अपने हिसाब से बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये एनसीईआरटीज जो है उसमें जो लिखी गई बातें हैं उसको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो इसी प्रकार से उत्तर वैदिक काल में आपकी वर्ण व्यवस्था आना स्टार्ट हो जाती है, जब जो है समाज में गतिशीलता प्रभावित होती है ब्राह्मणों की वजह से। शासक का काम किसान, व्यापारी और शिल्पकार से कर और भेंट वसूला माना जाता था। क्या? शासक का काम क्या है? शासकों से कर, शासक का काम क्या है? किसान है, व्यापारी हैं, शिल्पकार हैं, इनसे कर लेगा और भेंट वसूलेगा। और ये जो टैक्स आया है, इस टैक्स का इस्तेमाल कहां किया जाएगा? आप मुझे बताओ, इस टैक्स का इस्तेमाल कहां किया जाएगा? आप सभी लोग जानते हैं इस टैक्स का इस्तेमाल जन कल्याणकारी भूमिकाओं में किया जाएगा। लेकिन अधिकांश ऐसे आपके राजा होते हैं जो कि निरंकुश होते हैं, है ना। वो इस टैक्स का यूज क्या कहां करेंगे? इस टैक्स का यूज करेंगे वो अपने ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लिए, युद्ध में, सैनिकों में वृद्धि करने के लिए। आम जनता से कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन ये धर्मशास्त्र जो कि ब्राह्मणों ने बनाया था, इस धर्मशास्त्र में क्लियर लिखा हुआ था कि राजा का काम है टैक्स वसूल करना और वापस जन कल्याणकारी भूमिका का अदा करना। लेकिन धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल में आप सभी लोग जानते हैं क्षत्रियों की भूमिका शासन में बढ़ गई। अब ब्राह्मणों का वर्चस्व जो है कम हो गया। अब राजा निरंकुश हो जाएगा और राजा जो है वो कर को एक अपना अधिकार मानेगा। आपको इस क्षेत्र में रहना है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि हफ्ता वसूली टाइप का हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। क्या वनवासियों और चरागाहों से भी कर के रूप में कुछ लिया जाता था? हमें इतना तो ज्ञात है कि संपत्ति जुटाने का एक वैध उपाय पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करके उससे धन इकट्ठा करना भी माना जाता था। जैसे कि मान लीजिए कि एक राज्य है, अब ये दूसरा राज्य है, इस एक राज्य की इच्छा है कि दूसरे राज्य पर आक्रमण करे। तो ये क्या करेगा? इस राज्य पर आक्रमण करेगा, इसकी धन संपत्ति लूटेगा, इसके जो अधिकारी हैं, सैनिक हैं, वो इसी राज्य में शामिल हो जाएंगे। जो विरोध करेगा उसको मार दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। इस प्रकार की प्रथा उस समय पर चलती थी। तो धन इकट्ठा करने के दो साधन थे, एक तो टैक्स के माध्यम से और दूसरा युद्ध के माध्यम से। धीरे धीरे कुछ राज्यों ने अपनी स्थायी सेनाएं और नौकरशाही तंत्र तैयार कर लिए। मैंने आपको कहा था ना कि वैदिक काल में शासक का काम क्या था? टैक्स वसूल करना और जन कल्याणकारी भूमिका निभाना। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ? धीरे धीरे ये हुआ कि उन लोगों की पावर बढ़ती गई, उन लोगों ने आक्रमण किया। आक्रमण करने के बाद उसने पड़ोसी राज्य है उसके राज्य को मिला लिया। अब उसकी सेना में काफ़ी विस्तार हुआ। जब आप सभी लोग जानते हैं, जब आपके पास पावर आती है तो आपकी इच्छाएं बढ़ जाती है कि यार मैं और अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाऊं। अब इतना बड़ा साम्राज्य है तो इतने इतने बड़े साम्राज्य को संभालने के लिए आपको अधिकारी तंत्र चाहिए ना। तो आप समझिए कि ये जो प्रथा
राजा वाली प्रथा जो है वो पहले 6वीं शताब्दी में स्टार्ट हुई थी, 6वीं ईसा पूर्व में शुरू हुई थी। अब वो आगे बढ़कर जो है आप देख सकते हैं किस प्रकार से एक रूप धारण कर लेती है, एक साम्राज्यवादी या फिर सम्राट, है ना, एक बहुत बड़े विस्तारित क्षेत्र का सम्राट, सम्राट अशोका का नाम सुना होगा। तो आप समझ सकते हैं कि धीरे धीरे कुछ राज्य जो है अपनी स्थायी सेना रखने लगे। पहले तो सेना का यही यूज था कि जब भी युद्ध वुद्ध होगा तो सेना को बुला लिया जाएगा, युद्ध नहीं है तो सेना को नहीं बुलाएंगे। इसी प्रकार से स्थायी नौकरशाही, ओके, क्योंकि अब युद्ध करना राजाओं का धर्म बन चुका था। ओके, सभी लोग अपनी प्रतिष्ठा के लिए आपस में एक दूसरे के क्षेत्र में आक्रमण करते रहते थे। तो आप ध्यान रखिए, महाजनपद काल में सब कुछ व्यवस्थाएं बढ़िया चल रही थी, लेकिन धीरे 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 क्या होता है, सभी राजा आपस में लड़ते रहते हैं। तभी तो हमारे चाणक्य भाई साहब आते हैं, चाणक्य भाई साहब बोलते हैं कि भाई ऐसे अगर आपस में लड़ोगे ना तो विदेशी आक्रमणकारी यूनान वाले, सुना है ना, सिकंदर सुना होगा आपने नाम, क्यों तरसता है तू बंदे, जल्द ही बदलेगा मंजर, झांक ले तू एक दफा बस दिल से अपने दिल के अंदर, है ना, तू भी बन सकता है सिकंदर। ऐसी कुछ गाना आपने सुना होगा, है ना। सिकंदर की जो है काफ़ी एग्जाम्पल दिए जाते हैं। तो सिकंदर का काफ़ी भय था। चाणक्य गया था मगध के सम्राट के पास, धनानंद के पास गया था, उसने कहा था कि भाई वो आक्रमण करने वाला है। धनानंद जो था वो बढ़िया ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहा है और बढ़िया दारू वारू पी रहा है, नृत्य वगैरह देख रहा है, ऊपर से चोटी पकड़ के चाणक्य को बाहर निकाल दिया। चाणक्य को काफ़ी गुस्सा आया। चाणक्य ने बोला कि मैं तेरे पूरे साम्राज्य को जो है बर्बाद कर दूंगा। बोला कि एक छोटा सा ब्राह्मण सा, छोटा सा गरीब इंसान क्या मेरा साम्राज्य जो है बर्बाद करेगा। देखो चींटी होती है ना, कांटा छोटा होता है लेकिन चुभता बहुत है, ध्यान रखना इस बात को। किसी भी चीज़ को ग्रांटेड लेना बहुत ही आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। धनानंद इस बात को नहीं समझ पाया और नंद वंश का समाप्त करने के बाद मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। ओके, तो ये सब बातें हैं, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। आपका हिस्ट्री वाला पोर्शन तो ये मान लीजिए एकदम नंबर 1 हो जाएगा। ओके, और हमारा प्लस पे भी कोर्स चल रहा है 8 बजे। आप प्लस वाले बच्चे हों तो 8 बजे हमारा मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है, तो मॉडर्न हिस्ट्री को भी आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको कॉम्प्रिहेंसिव वे में तैयारी करना है तो BS लाइव पे का यूज़ करते हुए आप मेरी टीम का हिस्सा बन सकते हैं और सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। आप सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ओके, और ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पर मेरा नंबर भी मिल जाएगा। आप चाहो तो 8 से ध्यान रखना 8 से लेकर 10 बजे, इससे पहले और बाद में नहीं, PM तभी आप कॉल करना। ओके, PDF भी आपको यहीं पर मिलेगी। ओलिगार्की या समूह शासन उसे कहते हैं जहां सत्ता पुरुषों के एक समूह के हाथ में होती है। अपने पिछले वर्ष जिस रोमन गणराज्य के बारे में पढ़ा आपने, वह एक समूह शासन ही है, यद्यपि इसका नाम अलग है। ध्यान रखना, समूह का शासन यानी कि अलग अलग जो आपके गणराज्य होंगे उनके राजा आएंगे और ये सभी राजाएं सामूहिक मत के माध्यम से प्रस्ताव पारित करेंगे और उसके माध्यम से शासन का संचालन होगा। 6ठी से 4थी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध, ध्यान रखना ये आपको मगध साम्राज्य दिख रहा है, सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया। और मैंने आपको बताया था कि मगध शक्तिशाली क्यों बना। आधुनिक इतिहासकार इसके कई कारण बताते हैं। एक यह है कि मगध क्षेत्र में खेती की उपज खास तौर पर अच्छी होती थी। यहाँ पर एक फर्टाइल एरिया था गंगा नदी का और एक बहुत बड़ा बेसिन क्षेत्र था और यहाँ पर आपकी उपजाऊ काफ़ी ज़्यादा थी। अब यार उपजाऊ भूमि जहाँ पर होती है वहाँ पर तो आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा ना। जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो किसानों की आय बढ़ेगी, किसानों की आय बढ़ेगी तो टैक्स के माध्यम से राजा के पास पैसा जाएगा, राजा के पास पैसा भी जाएगा, राजा के राजकोष में वृद्धि होगी, राजा के राजकोष में वृद्धि होगी, उसके पास पैसा आएगा तो सेना में वृद्धि करेगा, सेना में वृद्धि करेगा, हथियार खरीदेगा नए नए। ओके, आसपास के क्षेत्रों को जो कमजोर राज्य हैं उसको जीत लेगा। इसी प्रकार से मगध साम्राज्य जो है एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनकर सामने आया। यहाँ से साम्राज्यवादी विस्तारवादी नीति आपकी बनना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, मगध साम्राज्य आप देख सकते हैं, है ना। इसके अलावा मैं आपको और रीज़न भी बता सकता हूँ कि जैसे मगध साम्राज्य में जनसंख्या घनत्व काफ़ी ज़्यादा था। अब जनसंख्या घनत्व काफ़ी ज़्यादा था तो कम कीमत में जो है सैनिक वहाँ पर उपलब्ध हो गए। उद्योग धंधों का विकास हो पाया, क्यों? क्योंकि सस्ता श्रम उस समय पर मिल चुका था। ओके, इसी प्रकार से आप सभी लोग जानते हैं एक जंगल वाला एरिया है ये। ओके, तो यहाँ पर हाथी वगैरह ये सब भी आराम से मिल जाते हैं जो कि सेना में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये सब बातें थी जिसने मगध साम्राज्य को आगे बढ़ा दिया, है ना।
दूसरे यह है कि लोहे की खदानें यहाँ पर मौजूद थीं। आप समझ सकते हैं कि आधुनिक झारखंड में लोहे की खदानें हैं। आपको एक आध खदानों का नाम याद है? एक आध ऐसे झारखंड के क्षेत्र हों जो कि आपको याद हों, जो कि लोहे के खदानों में गिने जाते हों। ओके, तो लोहे की खदान यहाँ पर पाई जाती थी। अब लोहे की खदान होंगी तो वहाँ पर जो है लोहे का निष्कर्षण होगा। अब लोहे का निष्कर्षण होगा तो वहाँ पर हथियार बनना स्टार्ट हो जाएंगे। अब हथियार जिसके पास होंगे तो भाई साहब वो तो पावरफुल बन ही जाएगा। जंगली हाथी भी यहाँ पर उपलब्ध थे, है ना? तो ध्यान रखना कि सेना के लिए जंगली हाथी, सेना के लिए हथियार, ये एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा आप सभी लोग जानते हैं कि जो गंगा नदी थी, इसमें आवागमन की सुविधाएं भी काफ़ी अच्छी थी। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना काफ़ी आसान था। इससे आयात निर्यात काफ़ी बढ़ा, और आयात निर्यात बढ़ता है तो ऑब्वियसली राजकोष तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ओके, ये बात जो है आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। लेकिन आरंभिक जैन और बौद्ध लेखकों ने मगध की महत्ता का कारण विभिन्न शासकों की नीतियों को बताया। ऐसा नहीं है कि आप लोग सोचो कि उसके पास लोहे के क्षेत्र थे, उसके पास जंगल था, उसके पास उत्पादन की भूमि थी, इसी वजह से वो आगे बढ़ा हो। लेकिन आप समझ सकते हैं कि आपके पास संसाधन हैं लेकिन आपके पास नीतियां नहीं है, तो आप संसाधनों का ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। तो छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर जो आपके बाद तक के जो आपके शासक रहे हैं, जिसमें मगध एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, मौर्यों के समय पर भी, है ना, और शुंग वंश के समय पर भी, तब भी उनके जो राजा हुए हैं उन्होंने बहुत सारी महत्वपूर्ण नीतियां अपनाई हैं। इन नीतियों को हम लोग बोल सकते हैं कि इन नीतियों के माध्यम से मगध साम्राज्य एक बहुत बड़े साम्राज्य के रूप में उभर कर सामने आया। ओके, क्योंकि संसाधन होना ही सफिशिएंट नहीं है, संसाधनों का सदुपयोग करना भी एक महत्वपूर्ण बात है। इन लेखकों के अनुसार बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद जैसे प्रसिद्ध राजा अत्यंत महत्वाकांक्षी शासक थे। इनके मंत्री उनकी नीतियां जो हैं लागू करते थे, यानी कि इनका जो शासन है वो काफ़ी अच्छा था। इनके कर्मचारी काफ़ी कुशल थे, इन कर्मचारियों ने काफ़ी मेहनत करी। ओके, क्योंकि आप सभी लोग जानते थे वो कर्मचारी मुख्य आधार होते हैं किसी भी शासन का। आपने सुना होगा कि प्रशासक यानी कि जो आपके आईएएस ऑफिसर होते हैं, ये जो आपके सिविल सर्वेंट होते हैं, ये एक बेस, एक नींव वाला काम करते हैं। ध्यान रखना, नींव कमजोर तो सब कुछ कमजोर। तो ध्यान रखना, बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्म नंद हैं, इनके जो कर्मचारी हैं, इनके जो अधिकारी हैं, इनके जो मंत्री थे, वो काफ़ी कुशल थे। और इन लोगों ने ऐसी नीतियां बनाई जिससे कि मगध साम्राज्य में मिलने वाले जितने भी संसाधन थे, इन सभी संसाधनों का ढंग से इस्तेमाल किया गया। प्रारंभ में राजगृह, राजगृह को हम लोग क्या जानते हैं? ये जो आधुनिक बिहार है, राजगिर का प्राकृतिक नाम है राजगृह, है ना, राजगाह नहीं है ये, राजगृह, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। मगध की राजधानी थी। यह रोचक बात है कि इस शब्द का अर्थ है राजाओं का घर। ये पहाड़ियों के बीच में घिरा हुआ था। ओके, ध्यान रखना, ये एक राजगृह जो है ये पहाड़ियों से घिरा हुआ था, प्राकृतिक रूप से सुरक्षा प्रदान करता था। किसी भी राजा के लिए इस पर आक्रमण करना एक बहुत ही मुश्किल वाली बात थी। ओके, तो ये भी एक रीज़न था जिसकी वजह से मगध साम्राज्य का उदय हुआ। बाद में चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया, और ये पाटलिपुत्र है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? वो थी राजगृह। उसके बाद सुविधा को देखते हुए, क्योंकि देखो मगध साम्राज्य का क्या है, लगातार विस्तार होता जा रहा था, और राजगृह से शासन को संभालना एक बहुत बड़ी मुश्किल वाली बात हो गई थी। इसलिए पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया, जिसे अब क्या बोलते हैं हम लोग, जिसे अब हम लोग पटना के नाम से जानते हैं। पटना जो है ना, ये पटना आपने सुना होगा, है ना, ये जो पटना है यही आपकी जो है क्या है, पाटलिपुत्र थी, जिसकी गंगा के रास्ते आवागमन के मार्ग पर महत्वपूर्ण अवस्थिति थी। ठीक है ना, ये सब चीजें हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। अब आगे की बात हम लोग कल करेंगे। आगे की बात हम लोग कल करेंगे। क्या करेंगे? कल करेंगे आगे की बात। ओके, ये आपका है टेलीग्राम ग्रुप BS लाइव भूपेंद्र सिंह। एक मिनट, ये है हमारा ग्रुप BS लाइव भूपेंद्र सिंह। इसी फॉन्ट में आपको टाइप करना है टेलीग्राम पे। इसको ज्वाइन कर लेना। मेरी क्लास क्या होनी है, कैसी होनी है,
कब होनी है, ये सभी बातें आपको इस ग्रुप पे मैसेज के थ्रू मिल जाएंगी। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि आज हमारी स्पेशल क्लास थी, इसमें हम लोगों ने निबंध लिखते कैसे हैं, निबंध की महत्ता क्या होती है, इन सब के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। जो भी बच्चे निबंध वाली क्लास में आए थे वो काफ़ी उनको फायदा मिला, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं 250 मार्क्स में से 150 प्लस तक पहुंचने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। बाकी पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड जो कि आप साल भर पढ़ते हो, उसमें 100 प्लस जाना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो हम लोगों ने निबंध देखा था किस प्रकार से निबंध को लिखना है। ओके, तो ये सब बातें हैं। और ये मेरा कोड है BS लाइव। अगर आपको सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी करनी है अच्छी तरीके से, तो BS लाइव कोड का यूज़ करते हुए आप एडमिशन ले सकते हैं। ओके, ये सब बातें हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। बाकी तो आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द ही मैं लाइव आऊँगा, या फिर हो सकता है कि अपने ही यूट्यूब चैनल पे मैं लाइव आ जाऊँ। अभी मैनेजमेंट से बात करता हूँ, क्योंकि इस चैनल में थोड़ा सा इशू चल रहा है। ओके, तो बहुत जल्दी हम लोग लाइव आएंगे, बहुत जल्दी आपके, जब तक आप काम चलाओ कंटिन्यू मेरे वो तो आ ही रहे हैं लेक्चर वैसे भी, ठीक है ना। तो आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कल से फिर से मिलते हैं एक नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए आप रिवीजन कीजिए, आंसर राइटिंग कीजिए, हफ्ते में एक ऐसे लिखिए। ओके, इसी से ही आपका भला होगा, और दिसंबर तक आपका ऑप्शनल पेपर हो जाना चाहिए, तभी जाकर कुछ भला हो पाएगा, वरना प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा और पंचवर्षीय योजना बनना तय है। ओके, चलो ठीक है, कल फिर से मिलते हैं।